बोल कौन रहा है पता नहीं। हम लोग का तो ट्रेनिंग करते करते जान जाता है। हाँ, अभी स्कूल के तरफ से इन हाउस ट्रेनिंग है। 25 घंटा ही 25 घंटा हो पुराना उससे कुछ Okay, Hari Om, and good afternoon to all of you. Myself, Sanjay Kumar Singh, Principal Saraswati Vidya Mandir, Sadipur, Munger. At first, I would like to thank our COE Patna, who has given this type of opportunity to our school to conduct in-house teachers training program. And at the same time, also thankful to those our colleagues who has taken before me the important topics which are related to our teaching life or how to upgrade our teaching style. So all our colleagues who has taken in a very nice way and very informative informations just who has given to us. Now today's the very important topic just in front of you, just you are looking on the screen, and day to day just we are facing this type of problems also. The topic is decision making skills in adolescent. So as we know that the children, our bhaiya and bahan, who is reading in class 8, 9, 10th, 11th, 12th, they are achieving such type of age and they are facing so many problems day to day in his or her life. तो आज का जो टॉपिक है उन्हीं भैया बहनों से जुड़ा हुआ है और उन भैया बहनों को किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं, हम उन्हें समझा सकते हैं, इस एज के बारे में सही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आज इस टॉपिक के माध्यम से आप सभी के सामने रखने का एक प्रयास में कर रहा हूं। तो सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि ये जो पीरियड होते हैं, ये जो स्टेज है, और इस स्टेज को हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशन पीरियड होता है। और ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, इस पीरियड को यदि हमारे बच्चे समझ लें तो कह सकते हैं कि उनकी एनर्जी को जो अलग अलग दिशा में लगती है, डाइवर्ट होती है, उनकी एनर्जी को प्रॉपर वे में हम चैनलाइज कर सकते हैं। और यदि ये प्रॉपर वे में चैनलाइज्ड होगा, निश्चित रूप से उनका जो है ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। केवल फिजिकली ग्रोथ ही नहीं होगा, वो मेंटली ग्रोथ भी होगा। और जब मेंटली ग्रोथ होगा तो सोसाइटी के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, स्कूल के साथ, अपने टीचर्स के साथ, ये सारे सिनेरियो जो है वो चेंज होते हैं।
और इसी सिनेरियो को आइडेंटिफाई करते हुए जो है अपनी लाइफ को जो है आगे बढ़ाता है। तो एक बार हम सभी ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो एडोलेंसिस पीरियड जो है, ये जो स्टेज है क्या वास्तव में। बिफोर दैट, यहाँ आप जो है दो वर्ड्स को देख रहे हैं, एक है स्ट्रेंथ है और दूसरा है वीकनेस। हर व्यक्ति के अंदर ये होता है, हम सभी के अंदर भी होता है ये। और कहीं ना कहीं जो है ये जो वीक पॉइंट होते हैं, यही वीक पॉइंट कभी कभी जो है ये डोमिनेट हो जाते हैं, और जहाँ ये डोमिनेट होते हैं तो उनका लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज होता है। वो सही दिशा में अपने आप को मूव नहीं करा पाते हैं। जरूरत है उनके जो स्ट्रेंथ पॉइंट है उनको आइडेंटिफाई करना, और उस स्ट्रेंथ पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हुए जो है उस और जो है अपने आप को मूव कराना। तभी जाकर के हम कह सकते हैं कि उनका पॉजिटिव वे में मूवमेंट होगा। तो ये दोनों चीजें जो है साथ साथ चलती है। हर एक व्यक्ति के अंदर जो है उसके वीक पॉइंट्स भी रहते हैं और उसका जो स्ट्रेंथ है वो भी उसके साथ रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, जस्ट यू आर लुकिंग व्हाट इज एडोलेंसिस। ये जैसा कि मैंने कहा कि द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज रेफर्ड टू एज एडोलेंसिस। ये कह सकते हैं कि मतलब जो है चाइल्डहुड यानी कि बिफोर 9 इयर्स, ये अपने आप को जज नहीं कर पाता है। ठीक है, हमारी बात को सुनेगा, फॉलो करेगा और हमारी बात का अनुसरण भी करेगा वो, लेकिन जैसे जैसे उसका ग्रोथ होता है हमारी बात को तो सुनता है, लेकिन अपना जो रिएक्शन है, अपना जो फीडबैक है या रिस्पॉन्स जो है वो उसके थिंकिंग स्किल्स के आधार पर जो है होने लगता है। क्या सही है क्या गलत है, कुछ कुछ चीजों को वो सुनेगा, कुछ चीजों को रिसीव करेगा और कुछ चीजों पर जो है अपना रिस्पॉन्डिंग करेगा। इसलिए कहा जाता है बिटवीन द एजेस ऑफ 9 and 18 बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्ट आउट ए चिल्ड्रन मेंटली एंड फिजिकली एंड एंड द फेज एज एडल्ट्स। यानी कि 18 ईयर्स के बाद जो है अब इस अवस्था में पहुंच जाता है कि कौन सा डिसीजन हमारे लिए अच्छा है और कौन सा डिसीजन हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो 9 to 18 ईयर्स का जो पीरियड है, इस पीरियड में हम सभी देखते होंगे कि ग्रोथ के साथ साथ जो है इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में भी चेंजेस होते हैं, और बॉडी स्ट्रक्चर के चेंजेस होने के साथ साथ जो है उसकी बॉडी के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिसको के माध्यम से जो है हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, और ये हार्मोन्स क्या है, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। और ये केमिकल मैसेंजर्स का काम क्या रहता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन्स के ऊपर वो टारगेट करना और उस ऑर्गन को एक्टिवेट करना, और एक्टिवेशंस के परिणाम स्वरूप जो है उसकी बॉडी में, उसके बिहेवियर में ये सारे चेंजेस जो है टाइम टू टाइम इस पीरियड में आना शुरू होते हैं। तो ये जो चेंजेस जो आ रहे हैं एक्चुअली जो है, चाहे वो बॉयज के अंदर हो या गर्ल्स के अंदर हो, इस चेंजेस को कुछ तो समझ पाता है और कुछ नहीं समझ पाता है। इसीलिए मैंने एक वर्ड यूज किया कि इस एज को हैंडल विथ केयर भी कहा जा सकता है, कि यदि हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे तो वास्तव में वह अपनी दिशा को सही दिशा की ओर जो है मूव करा सकता है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट देख रहे होंगे कि वेरी ऑफन दिस फेज इज एसोसिएटेड विथ टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब होता है कि उसके मन के अंदर जो है बहुत उथल पुथल होते रहती है, अशांति रहती है, आर्गुमेंट्स रहते हैं, तर्क के आधार पर जो है किसी चीज को समझने का प्रयास करता है। रिवेलिंग है, वो रिएक्टिव नेचर का भी हो सकता है। इसलिए हम लोग फेस करते हैं कि 9th के बच्चे 8 तक तो ठीक थे, लेकिन जैसे ही 9th में आए तो उसके अंदर क्या चेंजेस हो गया कि वे हमारी बात को नहीं सुन रहा है, हमारी बात को नहीं मान रहा है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो टर्बुलेंस है उसको जो है डाइवर्ट कर रहा है।
इसीलिए जो अच्छी बातें उसको लगेगी उसी को एक्सेप्ट करेगा, और जो अच्छी बातें उसको नहीं लगेगी तो रेबलिंग करेगा, यानी कि उसका विद्रोह करता है, रिएक्शंस करता है। और नतीजा होता है कि जब भी उसका सॉल्यूशंस नहीं निकलता है तो वही बच्चे जो है डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं। और डिप्रेशन का शिकार होने के बहुत सारे जो है कॉम्प्लेक्सिटी भी आते हैं। उसमें पहला कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, अपने बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाना या अपनी बात को कहीं अच्छे स्थान या प्लेटफॉर्म पर नहीं रख पाना, जिस कारण से उसकी पढ़ाई भी पीछे जाती है और बहुत सारे प्रेशर भी उसके ऊपर आते हैं। पेरेंट्स का प्रेशर है, पीयर्स का है, टीचर्स का है। तो इन सारे प्रेशर के कारण जो है वो बच्चे जो है वो डिप्रेशन में जाते हैं। बट इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू, ये सही नहीं है। वास्तव में कहा जाए इन सारी चीज़ों का समाधान एक ही होता है, और वो होता है कि उनके जो फिजिकली और मेंटली ग्रोथ के साथ जो बिहेवियर में चेंज हो रहे हैं, इसकी सही दिशा उसे मिल जाए तो वास्तव में वो अच्छा करेगा। इफ अंडरस्टूड वेल, दिस कैन बी वन ऑफ द हैप्पीएस्ट फेजेस इन आवर लाइव्स, where we start understanding who we are and what is our place in the world. यदि कहा जाए कि हर व्यक्ति का ये जो उम्र होता है, इस उम्र में अपने आप को जो है जॉली मोड में रखते हैं। जॉली मोड में इसलिए रखते हैं क्योंकि वो खुल करके अपने फ्रेंड के साथ जो है सारे बातों को शेयर कर सकता है, खुलकर खेल सकता है, मौज मस्ती कर सकता है। आप कह सकते हैं कि हैप्पीएस्ट फेजेस ऑफ हिज और हर लाइफ। और ये चीज उसे लगता है कि मैं क्या हूँ और मेरा स्थान इस दुनिया में क्या है। इन सारी चीजों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो फेज है उसके जीवन का जो है ट्रांजिशन पीरियड है। आज के इस टॉपिक का जो ऑब्जेक्टिव है मैंने यहाँ पर लिखा है आपको, टू आइडेंटिफाई वेरियस वेज ऑफ मेकिंग डिसीजंस एंड टू एग्जामिन देयर रिजल्ट्स। ये जो डिसीजन है, इस अवस्था में जो डिसीजन बच्चे लेते हैं वो किस आधार पर लेते हैं, उसकी अलग अलग जो है वेज हैं। लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन इट। टू लर्न अबाउट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चॉइसेस। अब कौन सा डिसीजन जो है उसके जीवन को प्रभावित करेगा। टू प्रैक्टिस मेकिंग गुड डिसीजंस, टू प्रैक्टिस प्रीडिक्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस। प्रीडिक्टिंग ये होता है कि जैसे कि हम कहते हैं कि उसकी उम्मीद के मुताबिक, जैसे कि आपका 10th कहते हैं कि 10th के बाद जो बच्चे मूव करते हैं किस फैकल्टी में जाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, कौन सा एरियाज जो है वो चूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने उम्मीद के हिसाब से जो है आगे का भी पाथवे वो डिसाइड करता है। टू अप्लाई डिसीजन मेकिंग स्किल्स यूजिंग IBEAR, ये जो एब्रिविएशन से है ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट। नाउ स्किल वाइज जो है हर एक चीजों को मैं जो यहाँ एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। एट फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, द प्रोसेस फॉर मेकिंग लॉजिकली साउंड चॉइसेस और फाइंडिंग ए सॉल्यूशन। सबसे पहले तो है कि इस डिसीजन को बनाने के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है तर्क आधारित जो होना चाहिए, और दूसरा है कि इसका आउटपुट होना चाहिए। आजकल हम सभी क्लासरूम के अंदर जाते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की के बारे में बच्चों को बताते हैं कि भाई इस एग्जाम को देंगे तो आगे जाकर के इसका बेनिफिट ये होगा। ठीक उसी प्रकार से जो डिसीजन सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, सब्जेक्ट का कैरियर क्या है, सब्जेक्ट का फ्यूचर्स क्या है, उसके ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं, उसकी फील्ड्स क्या क्या है। एक एग्जांपल मैं देता हूं कि सोशल साइंस सब्जेक्ट जो है बच्चे थोड़ा इग्नोर करते हैं इसको, लेकिन सोशल साइंस उसके फ्यूचर के लिए कितना उपयोगी हो सकता है ये हमें बताने की जरूरत है। क्योंकि
आप यदि टेक्निकल डिग्री को लेकर के भी आप आगे बढ़ते हैं, अल्टीमेटली आज के दौर में देखेंगे बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने बीटेक किया है, एमटेक किया है, और एमटेक की डिग्री लेने के बाद जो है सिविल सर्विस की तैयारी के लिए जो है अपना रास्ता चुना है। तो जैसे ही सिविल सर्विस की तैयारी के लिए मूव करते हैं तो कहीं ना कहीं सोशल साइंस के कोई एक सब्जेक्ट, एक पार्ट जो है उसको सपोर्ट करता है। बिना उसके सपोर्ट से मुझे नहीं लगता है कि मोर देन 90% स्टूडेंट्स जो है विदाउट सोशल साइंस सब्जेक्ट से अपने आईएएस या सिविल सर्विस के सॉरी फॉर इंटरप्शंस, क्योंकि नेट है, ये तो टेक्निकल चीजें होती है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। ओके, स्किल 1 में डिसीजन मेकिंग जो है, और फिर इसके बाद देखते हैं कि इसके वैल्यूज जो है, थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू अस एंड गाइड द चॉइसेस वी मेक and evaluate to determine if we made the correct choice, would we make the same decision again। तो कभी कभी क्या होता है कि इन तीनों चीजों का, पहले तो डिसीजन को फ्रेमवर्क देना कि कौन सा डिसीजन जो है हम लेने जा रहे हैं या करने की योजना है, प्लानिंग है, फिर उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वैल्यूज क्या है, और फिर उसके बाद उसका आउटपुट देखते हैं। यदि ये डिसीजन हमारे लिए फ्रूटफुल है, यूजफुल है, तो इस डिसीजन को फिर से एक बार लेने की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं अच्छे डिसीजन का जो प्रैक्टिस है वो अपने लाइफ के साथ जोड़ करके रखना चाहिए। नेक्स्ट, कॉमन डिसीजंस, ऊपर वाला हटाइए, ऊपर ये क्या है, 1 मिनट। ओके, अब देखिए इस एज में जो कॉमन डिसीजन जो टीन्स लेते हैं, टीन्स का मतलब जो है इस पीरियड के जो बच्चे हैं उनके लिए, व्हाट टू वियर टू स्कूल। अब हमें स्कूल जाना है। देखिए इस एज के बच्चे जो है अपने आप को स्मार्ट जो है बनाने का प्रयास जरूर करते हैं। इसलिए स्मार्ट बनाने का प्रयास करते हैं क्योंकि औरों से डिफरेंट हो, लोग जो है मेरी तरफ देखे। तो एक जो अट्रैक्शंस का भाव जो है इस एज में वो दिखने को आता है। तो सबसे पहले है कि स्कूल जाना है, तो स्कूल जाना है तो स्कूल के पहले की तैयारी जो करनी है, हमारा प्रॉपर यूनिफॉर्म हो, हम कैसे दिखें, तो इसके ऊपर है। व्हाट टू ईट फॉर लंच, अब लंच में हमें क्या लेना है। ठीक है, स्कूल की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि ये सारी चीज लेकर के आना है, हेल्दी फूड होना चाहिए। फिर भी वो अपने चॉइस के हिसाब से घर से वो तैयार करवा कर जाता है। विच होमवर्क टू डू फर्स्ट, ये डिसाइड करता है। यदि उसके पास 6 सब्जेक्ट हैं, 7 पेपर्स हैं, तो उसमें वो डिसीजन लेता है कि कौन सा होमवर्क जो है पहले करना है और कौन सा होमवर्क जो है उसी सीक्वेंस में जो है आगे लेकर के हम जाएंगे। व्हाट टू डू ऑन द वीकेंड्स, सप्ताह के अंत में, चाहे वो सैटरडे हो या संडे का हो, तो सप्ताह के अंत अंतिम दिन में भी जो है अपना कुछ ना कुछ प्रोग्राम जो है सेटअप करता है और उस प्रोग्राम के हिसाब से जो है फिर अपने आप को मूव कराता है। व्हाट टू डू ड्यूरिंग स्टडी हॉल, जहाँ उसका स्टडी हॉल है, चाहे वो क्लासरूम हो या अपने घर पर हो, तो वहां पर क्या करना है। आप देखते होंगे जैसे कि जस्ट वी आर फेसिंग दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट फोकस ऑन द टॉपिक, वो फोकस नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है, जो हमने कहा है कि टर्बुलेंस जो है, ये वो डिस्टर्ब करता है। व्हाट मूवी टू सी, ये भी चॉइस करता है कि कौन सी मूवी जो है उसके लिए पसंद है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड।
ओके, अब देखिए कुछ ऐसे भी डिसीजन होते हैं जो उसके लिए घातक भी हो सकता है, मोर सीरियस डिसीजंस। व्हाट क्लासेस यू वांट टू टेक इन हाई स्कूल? हाई स्कूल का मतलब है कि 11 आफ्टर 10, आफ्टर 10 में जाने के बाद यदि वो 11 में प्रवेश किया, वो साइंस लेगा कि कॉमर्स लेगा कि आर्ट्स लेगा, ये भी उसके लिए जो है एक चैलेंज वर्क होते हैं। कहीं उसकी रुचि साइंस में नहीं है तो बाई फोर्सली जो है वो साइंस यदि रख लेता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को अपसेट या डिप्रेशन का भी शिकार होकर के आगे का रास्ता जो है बिल्कुल बंद हो जाता है। तो अभी के दौर में एज ए पेरेंट्स भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे का चॉइस किस फील्ड में है, किस में वो इंटरेस्ट रखता है। तो अपने इंटरेस्ट को ना रखते हुए बच्चे को इंटरेस्ट के आधार पर जो है उसको मूव कराना चाहिए। Who you want to date? अब देखिए ये जैसे कि क्लासमेट है, अब वो जो क्लासमेट है तो उसके जो पार्टनर होते हैं, एक चीज मैं यहाँ कहता हूँ कि ये जो एडोलेंसेंस पीरियड होते हैं तो ये अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स भी होता है ज्यादा, इस कारण से भी जो है डाइवर्सन जो है बच्चों के अंदर ज्यादा होता है। इफ यू विल एक्सपेरिमेंट विथ ड्रग एल्कोहल, कभी कभी हमारे बच्चे जो है वो गलत चीजों के प्रति भी जो है शिकार होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ जॉब डू यू वांट? किस तरह का जॉब आप चाहते हैं? नेक्स्ट ये यहाँ से कर दें। ओके, अब देखिए रिस्क, ये टाइप्स ऑफ डिसीजन में आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब रिस्की डिसीजंस जो लिए जाते हैं इस टीन्स एज में जो लिए जाते हैं, ब्रेकिंग द लॉ, ये सबसे महत्वपूर्ण डिसीजंस होता है कि किसी भी स्कूल का या किसी भी इंस्टीट्यूशंस का जो है जो उसके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसको ब्रेक करना। यूजिंग ड्रग्स, हमारे इस एज के बच्चे जो है कहीं ना कहीं जो है ड्रग्स एडिक्ट्स के भी शिकार हो जाते हैं। हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मिक्सिंग एल्कोहल एंड ड्रग्स, कहीं ना कहीं जो है ये जो उसकी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए जो है ये डिसीजन जो है ये होते हैं। चैलेंजेस देन डिसीजंस, अब देखिए ये डिसीजन लेने के पीछे का जो रीजंस होता है कहीं ना कहीं वो उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो ये जो इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, पहला फैक्टर है पीयर प्रेशर, जो उसका दोस्त है, जो उसका क्लासमेट्स है, उसका नेबरहुड है, जिसके साथ वो रहता है, खेलता है, मूव करता है, तो उसकी जो दोस्त होते हैं उसके प्रेशर के कारण भी जो है ये रॉन्ग डिसीजंस या रिस्की डिसीजन जो है लिए जाते हैं। मीडिया इन्फ्लुएंसेस, आजकल मीडिया का ही जमाना है। इंफॉर्मेशन को हम बच्चे तक नहीं देते हैं, क्लासरूम तक नहीं पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे सारे इंफॉर्मेशन जो है लेकर के बच्चा उस क्लास के अंदर बैठा हुआ रहता है। 9th 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं केवल सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ क्लास में नहीं है, ऐसे भी इंफॉर्मेशन है जो कहीं ना कहीं से गैदर किए हुए हैं, और इसका जो एक्यूमुलेशन होता है, इन सारे इंफॉर्मेशन का जो एक्यूमुलेशन होता है मास स्केल पर उसको डाइवर्ट करने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो मीडिया का इन्फ्लुएंसेस के कारण भी ये चैलेंजेस है। प्रेशर फ्रॉम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, जैसे कि पीयर प्रेशर, जैसा मैंने कहा पीयर तो ग्रुप हो गया, क्लासमेट्स का हो गया, मोर देन वन होंगे, लेकिन जो उसके नियरेस्ट बॉयफ्रेंड होते हैं, नियरेस्ट गर्लफ्रेंड होते हैं, उसके प्रेशर के कारण भी जो है ये डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है उसको डाइवर्ट करता है। पेरेंट विशेस, जैसा कि मैंने पहले कहा, आजकल क्या हो गया है, सोसाइटी में एक स्टेटस है, जिस सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स रहते हैं, बच्चे के पेरेंट्स रहते हैं, तो ये चर्चा का विषय रहता है कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, किस शहर में पढ़ते हैं और किस लिए भेजे हैं वहाँ।
तो वहाँ चर्चा होती है कि हमारा बेटा जो है कोटा में है, दिल्ली में है, या पटना में है, मुंगेर में है। शहर के हिसाब से उनका स्टेटस जो है समाज के सामने जो है प्रस्तुत होता है। लेकिन दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल आवर पेरेंट्स, जस्ट यू प्लीज आस्क द नीड्स ऑफ योर चाइल्ड, उसकी आवश्यकता क्या है, और उसकी आवश्यकता के हिसाब से आप डिसीजन लें, किसी सोसाइटी के प्रेशर से न लें। सेल्फ है, फीलिंग्स एंड वैल्यूज, वो यदि स्वयं समझता है कि हम समझ रहा है कि इसका महत्व क्या है, तभी वो अपने आप को जो है आगे मूव करा सकता है। ओके, सेकेंड स्लाइड में मैंने IDEAR डिसीजन मेकिंग मॉडल्स के बारे में बताया था। ये देखिए, इसका पूरा एब्रिविएशन से है। आई फॉर आइडेंटिफाई द सिचुएशंस, सबसे पहले तो सिचुएशंस को जानना, समझना, और वो सिचुएशन जो होते हैं इन्वायरमेंट के आधार पर जो है वो उसका सेटअप होता है। मान लीजिए कि मुंगेर का सिचुएशंस कुछ और है, फिर सिचुएशंस होते हैं आपके फैमिली बैकग्राउंड का सिचुएशंस होता है कि आपके फैमिली बैकग्राउंड जो है उतना सपोर्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, वो सिचुएशन देखना। तीसरा सिचुएशन देखना, अपना सेल्फ इंस्पेक्शन करना, आप स्वयं मूल्यांकन कीजिए कि हम कहाँ हैं, और उसके आधार पर डिसीजन लेना। बी फॉर ब्रेन स्टॉर्म, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन चॉइसेस, कहीं ना कहीं चॉइसेस जो है वो अनलिमिटेड होते हैं। यदि आपने केवल इंजीनियरिंग का सिलेक्ट किया है तो ऐसा नहीं है, आपकी पढ़ाई, आपके वैल्यूज का चॉइसेस जो है, सो मेनी स्कोप्स आर देयर। आप मैथ्स पढ़ करके जो है दूसरे फील्ड में भी मूव कर सकते हैं। बायो पढ़ करके केवल मेडिकल फील्ड ही आपके लिए नहीं है, बहुत सारे फील्ड्स हैं। कॉमर्स पढ़ने के बाद केवल सीए ही फील्ड नहीं है, ऐसे बहुत सारे चॉइसेस हैं, अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं। केवल आप अपनी बुद्धि क्षमता के आधार पर जो है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को सिलेक्ट करना चाहिए। ई फॉर इवैल्यूएट, इवैल्यूएट चॉइसेस, कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो परिणाम होते हैं, फॉर ईच वे, यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स का मैंने दिया है। तो प्रोज का मतलब होता है फॉर, एंड कॉन्स का मतलब होता है अगेंस्ट। तो जो भी आप अपने परिणाम को लेकर के आगे मूव कर रहे हैं, तो जिसके लिए और उसके अगेंस्ट में आप क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए करना चाहिए। ए फॉर एक्ट ऑन योर डिसीजंस, और आपने जो डिसीजन लिया है उस पर काम करना। आर फॉर रीइवैल्यूएट, डिड यू मेक ए गुड चॉइस, वेयर आर यू हैप्पी विथ इट, आपने जो चॉइस जो है, जो सिलेक्ट किया है, क्या आप इससे खुश हैं। तो एक बार थोड़ा सा उसको रीइवैल्यूएट करना चाहिए। नाउ कंसीडर दिस, ये एक मैंने यहाँ पर रखा है कि आपको हेल्प जो है, हेल्प कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो हेल्प का भी एब्रिविएशन से है। एच फॉर होता है हेल्पफुल, इज दिस डिसीजन गुड फॉर माई हेल्थ। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे डिसीजन हम ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं फिजिकली और मेंटली मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ, आपके पेरेंट्स भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ऐसा डिसीजन नहीं लें जिससे पूरा का पूरा कम्युनिटी, स्कूल, पेरेंट्स और स्वयं, ये तीनों डिस्टर्ब हो जाए। तो हेल्पफुल डिसीजन लेना चाहिए। इथिकल, इथिकल यानी कि आप अपने नैतिक आधार पर अपनी जो नैतिक जिम्मेवारी होती है, इज दिस ए सेफ डिसीजन, कैन समवन एल्स गेट हर्ट। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे डिसीजन हम लेते हैं जिससे दूसरे को आहत होती है, दूसरे को नुकसान होता है। तो कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए ताकि दूसरे को हर्ट पहुंचे। एल फॉर लीगल, इज इट अलाउड फॉर समवन योर एज, यानी कि आप जिस अवस्था में है, जिस उम्र में है, क्या ये परमिट कर रहा है, अलाउड कर रहा है इस तरह के डिसीजन लेने के लिए। पी फॉर पेरेंट्स, वुड योर पेरेंट्स और फैमिली अप्रूव, क्या आपके पेरेंट्स या फैमिली इसकी स्वीकृति देते हैं, तभी जा करके जो है ये हेल्प जो है आपके डिसीजंस को जो है
If you can answer yes to this, then go for it. You have made the right decisions. ये जो ऊपर की चारों चीज हैं, यदि ये अलाउ करते हैं तभी जाकर के जो है आपका डिसीजन कहीं ना कहीं अच्छा है. इफ नॉट, गो वेट एंड इवैल्यूएट. यदि अलाउ नहीं करते हैं, पुनः पीछे जाना चाहिए. पीछे जाकर के जो भी आपने डिसीजन लिया है या डिसीजन प्लान किया है उसका मूल्यांकन करना चाहिए. अब देखिए, व्हाट थिंग्स इन्फ्लुएंस आवर डिसीजंस. ये स्लाइड थोड़ा सा रिपीट करेगा. जो इन्फ्लुएंस कर रहा है डिसीजन मेकिंग के लिए, जैसा मैंने कहा, फ्रेंड्स से है, पीयर प्रेशर, पेरेंट्स विशेस, ड्रग्स एंड अल्कोहल, जो मीडिया से, रिलीजियन से या कल्चर से ये सब आते हैं. और इसमें नीचे है, वैल्यूज आर समथिंग दैट इज ऑफ वर्थ टू यू. इट इज सिग्निफिकेंट कैरियर्स, मीनिंग समथिंग यू रेस्पेक्ट एंड कैन नॉट इमेजिन बीइंग विद. तो किसी भी प्रकार का जो डिसीजन है उसका कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस होते हैं जो उसके वैल्यूज के साथ जुड़े जाते हैं. और ये वैल्यूज केवल आपके लाइफ के साथ नहीं है, आपकी स्किल के साथ भी होगा, आपको मॉरल विजडम भी देगा और सोसाइटी में आपके स्टेटस को बढ़ाएगा भी. सोसाइटी आपका जो है स्कूल है और स्कूल में अपने आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए जो है आप अपने आप को आगे मूव कराएंगे. अब देखिए, स्किल नंबर 2, कम्युनिकेशन. एक्चुअली कम्युनिकेशन जो है आज के दौर के लिए बहुत ही इफेक्टिव वे है. कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि आपका जो इंटरेक्शन है, चाहे क्लासरूम के अंदर हो, आपका प्रेजेंटेशन जो है आउटसाइड द क्लासरूम हो, स्कूल के प्लेटफॉर्म पर हो या किसी दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पर हो, यदि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप अपने मैसेज को बहुत ही इफेक्टिवली वर्ड्स के साथ जो है किसी को भी एड्रेस कर सकते हैं. अब देखिए, 3 टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं. एक होता है पैसिव होता है, दूसरा होता है असर्टिव होता है, और तीसरा होता है एग्रेसिव होता है. अब देखिए, पैसिव कम्युनिकेशंस का इंपॉर्टेंस क्या है. पैसिव क्या होते हैं कि थोड़ा सा हम इनएक्टिव स्टेज में रह करके हम अपने आप को जो है मूव कराते हैं. अनेबल और अनविलिंग टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स, ए पुश ओवर. तो ये जो पैसिव कम्युनिकेशंस होते हैं इसका एक्सप्रेशन नहीं होता है, इसका प्रेजेंटेशंस नहीं हो पाता है. तो पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करते हुए अपने आप को मूव कराना चाहिए. असर्टिव कम्युनिकेशंस, स्टैंड अप. असर्टिव का जो यहाँ पर स्टैंड आएगा या इसका जो भाव है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड्स की तरफ आपको मूव कराएगा. इसीलिए असर्टिव कम्युनिकेशंस स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड व्हाट यू वांट व्हाइल स्टिल रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ अदर्स. तो ये पॉजिटिव सेंस में होते हैं असर्टिव कम्युनिकेशंस. एग्रेसिव कम्युनिकेशंस, जैसे एक वर्ड मैंने यहाँ लिखा है, बुलिंग है. ये वर्ड थोड़ा सा जो है किसी बच्चे के साथ यूज भी किया जाता है कि आप जो है बहुत ही बुलिंग बॉय है. इसका मतलब है कि आपके अंदर जो है बदमाशी जो है वो प्राकर्म पर है. तो इसी कारण से कुछ बच्चे जो होते हैं अपने आप को बहुत एग्रेसिव मोड में कम्युनिकेट करते हैं. तो बुलिंग और इंटिमिडेटिंग others into thinking like you or doing what you want. तो एग्रेसिव कम्युनिकेशन जो होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डाइवर्ट भी करेंगे और आपका जो पाथवे है उस और मूवमेंट करने में आपको डिस्टर्ब करते हैं. रिफ्यूजल स्किल्स और गुड वर्ड्स कहा जाता है. ये रिफ्यूजल स्किल्स जो है, कभी कभी आप कहीं पीयर्स के साथ हो, क्लासमेट्स के साथ हो,
तो हम बच्चों को समझा सकते हैं कि इस एज में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। से नो एंड मेक इट लाउड एंड क्लियर। जैसा मैंने कहा कि कुछ जो है रिस्की डिसीजंस जो लिए जाते हैं, और कुछ बच्चे जो है हमारे जो है डाइवर्ट होते हुए ड्रग्स की तरफ या किसी रॉन्ग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैसे बच्चे के अंदर जो है बूस्टअप करने का प्रयास होना चाहिए कि स्ट्रांगली जो है उसको नो कहे, गिव ए रीजन फॉर सेइंग नो। अब उसके पीछे का कारण कि भाई ये चीजें जो है हमारे पेरेंट्स को जानकारी होगी, हमारे टीचर्स को जानकारी होगी, स्कूल को जानकारी होगी, या हमारे जो वेल विशर है, शुभचिंतक है, उनको जानकारी होगी, तो उनके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा, ये रीजंस भी देना चाहिए। और सेल्फ अपने हेल्थ को लेकर के उसका जो साइड इफेक्ट्स होता है उसके बारे में बताना। मेक अप एंड एक्सक्यूज, इसके लिए भी एक्सक्यूज भी लेना चाहिए। जोक अबाउट द सिचुएशंस आए, कभी एडवर्स सिचुएशंस भी आते हैं। हमेशा जो है आपके फेवरेबल सिचुएशंस रहेंगे, दिस इज नॉट नेसेसरी। कभी एडवर्स सिचुएशंस भी आते हैं, उन एडवर्स सिचुएशंस को किस तरह से फेस करना और उस सिचुएशंस को जो है जॉयफुल सिचुएशंस में किस तरह से कन्वर्ट करना, ये हमारे विवेक पर डिपेंड करता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड को किस तरह से हम अप्लाई करते हुए सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। सजेस्ट समथिंग एल्स टू डू, लीव द सिचुएशंस एंड इग्नोर द पर्सन्स प्रेशरिंग यू। ये सारे चीज जो है रिफ्यूजल स्किल्स के अंदर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है उस सिचुएशंस यदि हम हैंडल नहीं करते हैं, सिचुएशन से अलग हटना भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, एक्टिव लिसनिंग बुजवर्ड। देखिए, सबसे पहला एक चीज हम सभी फेस करते हैं कि एक गुड लिसनर जो होते हैं उनके अंदर जो है गुड क्वालिटी भी आते हैं। हम सामने वाले की बात को कितने अच्छे ढंग से सुन रहे हैं और सुनने के बाद जो है अपना कम्युनिकेशन जो है उनके साथ बना रहे हैं, तभी जाकर के जो है हम अपने वेज को जो है प्रॉपर डायरेक्शंस में भी मूव करा सकते हैं। इसलिए प्रोवाइडिंग 100% अटेंशन टू द पर्सन हु इज कम्युनिकेटिंग विथ यू सो दैट यू ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। इसके लिए जो है 4 चीजें हैं। आई कॉन्टेक्ट, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं, किसी से बात करो तो सामने वाले की आंख को देखते हुए बात करो। तो इसलिए आई कांटेक्ट जो है सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और कहा भी जाता है, साइकोलॉजी में भी है, कि किसी व्यक्ति के आई से जो है उसके अंदर क्या चल रहे हैं, इन सारी चीजों को आप रीड कर सकते हैं उसके फेशियल एक्सप्रेशन से और उसके आई कांटेक्ट के आधार पर। लीनिंग फॉरवर्ड, और उसके प्रति जो झुकाव है, आस्किंग क्वेश्चंस, नॉट इंटरप्टिंग। तो ये सारी चीजें जो है एक्टिव लिसनर के लिए जो है ये जरूरी होती है कि सामने वाले व्यक्ति हैं, पहले उनकी बात को बहुत ही धैर्य पूर्वक सुनना, पेशेंसली सुनना, और तब जाकर के जो है अपनी प्रतिक्रिया देना। ऐसा नहीं कि उनकी बात को जो है बीच में जो है इंटरप्ट करते हुए मैं अपनी बात को रखूं। तो दिस इज नॉट द राइट वे। नाउ गोल सेटिंग। व्हाट इज ए गोल सेटिंग? देखिए, कभी कभी होता है कि बच्चे का, जैसे कि हमने शुरू में कहा कि उसका जो वीक पॉइंट है और स्ट्रेंथ है, यदि ये दोनों पता चल जाता है बच्चे को, तो हमारी कमजोरियां क्या है। एक्चुअली क्या होते हैं कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति के अंदर अपनी कमजोरियां और अपनी अच्छाइयां नजर नहीं आती है। ये दोनों चीज जो है जब सामने वाले व्यक्ति इवैल्यूएट करते हैं कि आपके अंदर ये अच्छाइयां हैं, आपके अंदर ये कमियां हैं, तभी जाकर के हमें पता चलता है। और कहीं ना कहीं जब बच्चे आगे मूव करते हैं
तो एम ऑफ द लाइफ जो है फिक्स करते हैं, ठीक है। इस एज में एम ऑफ द लाइफ जो है, उसका जो टारगेट है, उसका जो गोल्स है, वो फ्लेक्सिबल होता है। कभी वो इंजीनियर बनने की तरफ मूव करेगा, कभी डॉक्टर बनने की तरफ मूव करेगा, या जिस व्यक्ति को देखता है, क्रिकेटर है तो कभी विराट कोहली की तरफ जो है मूव करने का प्रयास करेगा, फिल्म के एक्टर हैं तो उनकी तरफ मूव करने का प्रयास करेगा। तो कहीं ना कहीं अपने आइकॉन को वो फिक्स करने का प्रयास करता है कि हमारे आइकॉन कौन है, कि हम उनको एक आदर्श मानते हुए जो है उस दिशा में मूव करें। तो working towards something you want to accomplish, your own action plan for what you want to achieve। तो व्यक्ति के अंदर इस एज में, उस बच्चे के अंदर इस एज में जो है, जो उसका फिक्स्ड गोल है, उस गोल की तरफ हम मूव करा सकते हैं। क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर जो है अलग स्किल्स होते हैं और उसकी पोटेंशियलिटी भी अलग होती है। सारे बच्चे को हम पढ़ाते तो जरूर हैं, लेकिन हमारे सारी चीजों को हर एक बच्चे तक पहुंच पाता है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो लेवल है वो अलग अलग है, उसके अंदर की पोटेंशियलिटी अलग होती है। तो टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स विथ देयर पोटेंशियल, यदि ये हमें जानकारी हो गई तो इसलिए कहा जाता है कि एक टीचर जो होते हैं वो एक काउंसलर भी होते हैं, और काउंसलर होने के नाते जो है बच्चों को किस फील्ड में जाना चाहिए, किस बच्चे को कहाँ मूव करना चाहिए। खेल में यदि उसका इंटरेस्ट है तो आजकल कहा जाता है कि खेल भी जो है, खेल के आधार पर भी अच्छे अच्छे जॉब को जो है वो ले सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए जो है उनके सीट रिजर्व रहते हैं, उस सीट के आधार पर, खेल के आधार पर जो है वहाँ भी पहुँच सकते हैं। तो जिस बच्चे के अंदर जैसी प्रतिभा है, उस प्रतिभा के आधार पर उसका मूव कराना चाहिए। व्हाई सेट गोल्स, गोल्स को भी फिक्स इसलिए करना चाहिए कि उस और जो है उसकी दिशा, वो दिशा जो है एक्टिव होती है, और उस और मूव कराने में जो है वो इजी महसूस करता है। टू हेल्प आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ, अपने जीवन से आप क्या चाहते हैं, इसको आइडेंटिफाई करना। हेल्प यू यूज योर टाइम एंड एनर्जी वाइजली, कहा जाता है कि समय जो है मूल्यवान होता है। एक बार समय यदि पास कर गया, टाइम पास कर गया, तो फिर लौट करके नहीं आता। इसलिए टाइम को आइडेंटिफाई करना, उसका इंपॉर्टेंस देना, एंड अकॉर्डिंग टू टाइम जस्ट वी हैव टू मूव। गोल्स इन वन एरिया विल हेल्प यू विथ गोल्स इन अनदर टू फील ए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, मोटिवेट यू। ये सारी चीज जो है कहीं ना कहीं जो है आपको आगे मूव कराने के लिए जो है सपोर्ट करेंगे। गोल हेल्प्स टू improve your independence and sense of personal control, develop self-esteem, gain a positive outlook on the future, decrease unhealthy habits and behavior, improve your academic performance and organizations, develop time management skills and battle procrastination। ये procrastination जो है एक वर्ड है, इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है कि किसी बात को जो है हम छोड़ देते हैं। तो ये जो बेटल प्रोक्रेस्टिनेशंस जो होते हैं, लड़ाई झगड़ा या किसी विवाद वगैरह, ये सारी चीजों से जो है उसको मूव कराता है। तो कहीं ना कहीं इज दिस व्हाट यू वांट टू डू, देन यू कुड बेनिफिट फ्रॉम गोल सेटिंग। सम एवरीडे गोल्स, देखिए प्रत्येक दिन का कुछ ना कुछ जो है एक टारगेट फिक्स करना चाहिए कि हमें करना क्या क्या है। तो यदि आप ये सारी चीजों को करते हैं तो आपकी एनर्जी का जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। राइटिंग होमवर्क डाउन इन योर प्लानर, रीडिंग योर प्लानर नाइटली। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक दिन का हमने एक टारगेट फिक्स किया कि ठीक है, सुबह उठना है, हमें 6 बजे उठना है, उठने के बाद ये सारी चीज करने हैं,
फिर उसके बाद जो है स्कूल जाना है, स्कूल के बाद कुछ दोस्तों से मिलना है, फिर जो है शाम में अपनी पढ़ाई करनी है। तो ये जो डेली रूटीन है आपका, इस डेली रूटीन को एक बार जो है रिव्यू जरूर करना चाहिए सोने से पहले कि आज हमने क्या क्या काम किया और कौन सा काम जो है छूट गया। तो कहीं ना कहीं किसी भी प्लान का रिव्यू जो है वो आपके लाइफ को बहुत सपोर्ट करता है आगे बढ़ाने के लिए। गेटिंग होमवर्क डन अर्ली, विनिंग ए गेम और कॉम्पिटिशंस, गोइंग टू द जिम और एक्सरसाइज, हाउस होल्ड कोर्स। ये लास्ट में आता है आपका हाउस होल्ड कोर्स जो है। ये कभी कभी हमें लगता है कि घर का काम जो है वो हमारे लिए नहीं है, लेकिन घर का काम भी जो है हमारे लिए जरूरी होता है। क्लास 10 के बाद बहुत सारे ऐसे भैया और बहन हैं जो घर को छोड़ करके बाहर अपनी पढ़ाई के लिए मूव करते हैं या आफ्टर 12 मूव करते हैं। जब आफ्टर 12 मूव करते हैं तो घर का सपोर्ट केवल इकोनॉमिक सपोर्ट होता है, फिजिकली सपोर्ट नहीं होता है। और वहां पर बिल्कुल आप अपने आप को इंडिपेंडेंट रहेंगे। और इंडिपेंडेंट का सेंस ये है कि पढ़ाई भी आपको खुद करनी है, पढ़ाई तो करनी ही है। इसके अलावा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि आप भोजन कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, जरूरत के सामानों की पूर्ति कैसे करेंगे, लोगों से कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी स्किल्स जो है हमें हाउस होल्ड कोर्सेज से सीखने को मिलती है कि घर के काम में भी हम अपने आप को एक यूनिट के रूप में कैसे पार्टिसिपेट करा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ enhancement. Now, health goals. Going to the gym, losing weight, remain abstinent from sexual activity, remain drug free, remain alcohol free, remain tobacco free. ये कॉमन चीजें जो है डे टू डे जो है आपको अट्रैक्ट करता है इस एज में। तो इस एज से हम अपने आप को इन सारी चीजों से कैसे फ्री कर सकते हैं, दिस इज डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स विथ यू। यहाँ पर एक आएगा, ऊपर में लिखा हुआ है स्मार्ट। स्मार्ट का एब्रिविएशन से है, पहला है स्पेसिफिक, दूसरा है मिजरेबल, तीसरा है अटेनेबल, फोर्थ वन इज रियलिस्टिक एंड फिफ्थ वन इज टाइमली। अब देखेंगे now, will you have dangers? Oh, will you have any barriers? रुकावट है कहीं? What might your barriers be? Will you need help? Create solutions to the barriers. कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी समस्या जो है, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते हैं। तो शेयर करने के लिए सबसे नियरेस्ट आपके जो होते हैं पेरेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद या पेरेंट्स के पहले जो है आपके पीयर्स ग्रुप होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, देन पेरेंट्स होते हैं, देन टीचर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने जो बैरियर्स हैं जो आपके लाइफ को जो है डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप हेल्प लीजिए। यदि आप हेल्प नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ वो कैरी ऑन होगा, और ये जो कैरी ऑन होते रहेगा, लास्टली यू कांट अचीव योर टारगेट्स। और इसका सॉल्यूशंस जो है, बेस्ट सॉल्यूशंस, योर क्लासमेट, योर पेरेंट्स, योर टीचर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ विल यू रिवार्ड योरसेल्फ। सबसे जरूरी ये चीज है। कभी कभी कहा जाता है कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, हम अपने स्वयं को जो है रिवार्ड नहीं करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले आप अपने आप की अपनी इम्पोर्टेंस को समझिए कि यदि मैं यहाँ पर हूँ, हमारा जन्म क्यों हुआ, जन्म होने के बाद जो है हमें काम क्या करना है, और काम यदि मिलता है तो फिर उसके बाद इस सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को रिवार्ड करना चाहिए।
Remember, smart goals should be specific. Who, what, where, when. Measurable, how much, how many. Attainable, do you have the skills to reach it? Realistic, is it something you are actually capable of doing? Timely, when will you be able to reach this goal by? Okay, next one. So this is the last slide. So I think in a very few minutes, just I have concluded all the things in front of you. This is not the last. अंत में कहा जाता है कि लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. जब तक जीवन है तब तक हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं और ये सीखने की कड़ी है. और सीबीएसई ने एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी जो है हम सबों के सामने रखा है, दिया है, रखा नहीं है, दिया है. और इस अपॉर्चुनिटी में जो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, इस सब्जेक्ट को हम देखें, हम सीखें और कहीं ना कहीं बेनिफिट्स जो है बच्चों के माध्यम से हम स्कूल को देने का प्रयास करेंगे. सो many thankful to you all my colleagues who have listened me very carefully. Thank you very much. Thank you.